Good morning, students. How are you all? I hope all of you are fine and doing well. Dear students, last time when we met in the video lecture, we were discussing about chapter number 1, right? Subject Physical Education, class 11th, chapter number 1. If you remember the name of the chapter number 1, it was Changing Trends and Career in फिज़िकल एजुकेशन. क्या क्या वर्तमान चेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या कैरियर आप बना सकते हैं अगर आप क्लास 12th के बाद फ़िज़िकल एजुकेशन की पढ़ाई करने के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या ऐसे कैरियर है जो आप बना सकते हैं. तो पिछले 2 वीडियो लेक्चर से हमने शुरुआती टॉपिक पढ़े. सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पी पढ़ा था हमने, फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे पिछली बार, है ना. उसके बाद हमने कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं पीई में, कुल मिला के 36 अलग अलग नेम्स थे, वो पढ़े थे. अब डिटेल में देखते हैं क्या क्या कैरियर आप इसमें बना सकते हैं. तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की. तो सबसे पहले है टीचिंग कैरियर इन फिज़िकल एजुकेशन. पहले तो एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, फिज़िकल एजुकेशन की पढ़ाई करके आगे बढ़ना डज़ नॉट नेसेसरीली मीन कि आप खिलाड़ी ही बनेंगे किसी स्पोर्ट्स में. दूसरे ऐसे अलग अलग बहुत सारे फील्ड हैं पी में जहां आप अपना कैरियर बना सकते हैं. तो उनमें से कुछ 5 या 6 मेन चीज़ें यहाँ पे आएंगी. तो उसमें से पहली कौन सी आ रही है, टीचिंग कैरियर इन पी. मतलब आप पी की पढ़ाई कर लें 12वीं कक्षा के बाद, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर आप टीचर बनना चाहें अगर इस सब्जेक्ट के, तो वो भी एक कैरियर ऑप्शन है. तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है. पी टीचर्स हैव गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन फ्रॉम किंडरगार्टन लेवल थ्रू हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी लेवल एंड देयर आफ्टर इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़. जो पी के टीचर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि किंडरगार्टन्स मतलब केजी से लेके हाई स्कूल, फिर 9वीं से लेके 12वीं, फिर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, मतलब अलग अलग जगह पे बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ाना. दे प्रमोट पी एक्टिविटी एंड वेलबींग थ्रू अ वैरायटी ऑफ पी एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स. क्या करते हैं वो, ये फिज़िकल चीज़ों को वो कैसे प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाते हैं, स्पोर्ट्स खिलाते हैं आपको. Students also learn about first aid and overall health during their physical education period. Physical education teachers serve as coaches for schools sports team. भाई इन फिज़िकल एजुकेशन के दरमियान बच्चे फ़र्स्ट एड के बारे में भी समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं क्या होता है फ़र्स्ट एड. और जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स जो हैं वो बच्चों की स्कूल की टीम के लिए कोच का रोल प्ले करते हैं. वो समझ रहे होंगे आप सारा, अपने स्कूल के टीचर के बारे में अगर आप इमेजिन करें तो वो ये सारे काम करते हैं. पी टीचर्स मस्ट रिमेन फोकस ऑन हेल्थ एंड फिटनेस ऑफ चिल्ड्रन थ्रू आउट द पीई प्रोग्राम. सम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो ऑफर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन पीई कोर्सेज विच मे इंक्लूड gynecology, exercises, physiology, health, teaching methods, aerobics, recreational sports and applied physical education. एक फिज़िकल एजुकेशन का जो टीचर है उसको बिल्कुल उसका फोकस जो है वो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर नहीं, बच्चों की फिटनेस के ऊपर भी रहना चाहिए. थ्रू आउट इस फिज़िकल एजुकेशन के प्रोग्राम में कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग कोर्सेज भी ऑफ़र करती हैं. जैसे बीएससी, 11वीं 12वीं साइंस किया हो तो हम बीएससी करते हैं तो सामान्यतः तो हमको यही पता है कि बस बीएससी विथ केमिस्ट्री हो सकता है, या बीएससी विथ फिज़िक्स, या बीएससी विथ बायो या मैथ्स. बट बीएससी विथ फिज़िकल एजुकेशन भी हो सकता है. बीएससी विथ फिज़िकल एजुकेशन हालांकि हर जगह नहीं होता, कुछ रेयर कॉलेजेस में ही होता है क्योंकि इनको करने वालों की संख्या बहुत कम होती. तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं वो सब यहाँ पे नाम दिए गए हैं, रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स एंड एरोबिक्स एंड ये सब. तो ये
कोर्स भी होता है, बैचलर ऑफ साइंस विथ स्पेशलाइजेशन इन फिजिकल एजुकेशन। अब इसी टॉपिक के अंदर है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पीई टीचर। What we are discussing in this topic, that if you want to be a teacher of physical education, what could be your role and responsibilities, है ना? So this full topic, the full page which is in front of your screen, it's about what if you become the teacher of PE. As I said, there can be so many options if you are going ahead with PE subject in your life. You can be teacher, that is one career option. You can be coach, that is also an option. You can be sportsman yourself, that could be the option. So there are 5-6 main such options which are discussed over here. Out of this 5-6 we are discussing right now first one, that what if you are going into the teaching field of this subject. So what are the roles and responsibilities of a PE teacher? PE teachers own the responsibility to teach students the skills that are required to participate in PE activity outside the PE class, and also the skills they will need for a lifetime regarding PE and sports activity. फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को ये सिखाना है कि क्या क्या स्किल्स ज़रूरी हैं स्कूल में जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, क्लासरूम की पढ़ाई के बाहर। अभी जो हम ये पढ़ाई कर रहे हैं ये क्लासरूम पढ़ाई कहलाती है, थियरिटिकल पढ़ाई। उसके अलावा जब आप ग्राउंड पे जाएं, जब आप एक्टिविटीज़ करें, जब आप स्पोर्ट्स के लिए जाएं, तो क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, ये एक पी टीचर की जिम्मेदारी है कि कौन कौन सी स्किल्स चाहिए एक बच्चे को। इफ़ अ चाइल्ड इज़ अ कॉन्फिडेंट इन हिज और हर स्किल्स, there is a typically no hesitation to play. However, the low-skilled child, especially in the upper grades, is less inclined to take part in group activities for fear of failure and embarrassment. अगर बच्चा जो है उसको अपने स्किल के ऊपर भरोसा है, मान लीजिए, फिर तो ठीक है, बहुत आसान है टीचर को उसको गाइड करना। लेकिन किसी बच्चे में इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं है तो क्या होगा, वो सामान्यतः एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने से घबराता है। आप अपनी क्लास में मार्क करते होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में बिल्कुल भाग नहीं लेते हैं। क्यों वो पार्ट नहीं लेते हैं? क्योंकि उनको अपनी स्किल या तो ज़्यादा इतने डेवलप नहीं है उनकी स्किल्स, या स्किल्स है थोड़ी बहुत तो उनको उन पर भरोसा नहीं है, उनको डर लग रहा है, उनको शर्म आ रही है कि मैं यार इतना अच्छा हूँ नहीं, ये खेलने में सबके सामने खेलूँगा तो कैसा लगेगा मेरा, सब देखेंगे तो अब यहाँ टीचर का रोल आता है मेन। और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर हायर क्लासेस में होती है, लोअर क्लासेस में नहीं। आप देखेंगे लोअर क्लासेस केजी से लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे बच्चे खेलते रहते हैं। वो कोई चिंता नहीं करते कि मैं ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ या नहीं खेलता हूँ, या कोई देखेगा तो कैसा लगेगा, ये उनमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती। उनको बोलो पूरे क्लास को खेलने के लिए, पूरे क्लास खेलते हैं। बड़े बच्चों को अगर आप बोलो पूरी क्लास को खेलना है तो फिर बहाने बनाने शुरू हो जाएंगे, नहीं नहीं सर मैं ये नहीं खेलता हूँ, ये नहीं वो नहीं, क्योंकि उनको अपने स्किल के ऊपर भरोसा नहीं है उनको। इसलिए यहाँ टीचर का रोल मेन हो जाता है। गुड पी प्रोग्राम्स इंक्लूड एक्टिविटीज़ लाइक जंप रोप, चंट्स, नॉन एलिमिनेशन टैग गेम्स, 4 स्क्वायर, थिएटर बॉल, बास्केटबॉल, ये सारी गेम्स के नाम लिखे हैं। इंक्लूडिंग दीज एक्टिविटीज़ briefly in a PE class and then encouraging children to play them on their own is likely to promote more PE activity on the playground and in their neighborhoods. मतलब पहले टीचर को क्लास में पढ़ाई करने के समय सिर्फ थियरी ना पढ़ा के इन स्पोर्ट्स के लिए क्या स्किल्स चाहिए, उनमें कौन सा बच्चा कैसा है वो प्रमोट करना चाहिए, और फिर जब वो ग्राउंड पे जाएं तो उनको खेलने के लिए हेल्प करनी चाहिए। Another role of PE teacher is to encourage and motivate children to be active. ये भी टीचर का रोल है कि बच्चों को कंटिन्यू एक्टिव रहने के लिए, डल ना हो जाएं, उसके लिए मोटिवेट करें। There are many ways to do this, including promoting community activities, assigning PE activity homework or home fun, etc. और ये अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। कभी आप होमवर्क कुछ ऐसा दें, कुछ ऐसा होम फन, कोई ऐसी एक्टिविटी दें जिसमें बच्चों को फ़न महसूस हो,
तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप इन एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। फिर इसी टॉपिक के अंदर है टीचिंग इन प्राइमरी स्कूल्स। पी एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल, मतलब इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स ऑफ ए चाइल्ड. These skills can be developed properly by good PE teachers. CBSE is taking the utmost care that the PE program is being implemented properly. For teaching in primary schools, one should be having a BPEd degree. देखिए, प्राइमरी स्कूल्स में अगर आपको टीचर बनना है, छोटे बच्चों की स्कूल्स में, छोटे बच्चे मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की, अगर आपको टीचर बनना है पीई का, तो उसके लिए आपको कौन सी डिग्री चाहिए होती है? बीपीएड, बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। 12वीं के बाद 3 साल का जो कोर्स होता है बीपीएड, जैसे कॉमर्स वाले बीकॉम करते हैं, साइंस वाले बीएससी करते हैं, ऐसे कोई अगर चाहे तो दोनों कॉमर्स साइंस वालों में से दोनों में से कोई भी बीपीएड कर सकता है। तो इस डिग्री को करने के बाद आप कक्षा 1 से लेकर 8 तक में पढ़ाई करवा सकते हैं पीई सब्जेक्ट की। सीबीएसई जो है वो भी बहुत ध्यान रख रही है कि पीई सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिले, बच्चे हो सके उतना ज़्यादा पार्ट लें इसके अंदर। इसीलिए पहले तक तो ज़्यादा कंपलसरी नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा कंपलसरी भी हो रहा है, सीबीएसई बोल रही है। फिर है टीचिंग इन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, मतलब 9 से लेकर 12 तक की बात है। The requirement to teach theory and practical leads to a wide opportunity in various schools for a PE teacher. Teaching in these schools gives a higher responsibility in making the team for extramural competitions and maintaining discipline. अगर आप बड़े कक्षा के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं PE, तो आपका रोल जो है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पूरी टीम तैयार करने की, है ना। आप टीचर हैं तो आपको एक पूरी टीम तैयार करनी है ताकि वो टीम एक्स्ट्रा म्यूरल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सके। एक्स्ट्रा म्यूरल कॉम्पिटिशन्स मतलब ऐसी कॉम्पिटिशन्स जो आउटडोर होती हों। स्पोर्ट्स 2 प्रकार के होते हैं ना, एक 4 दीवारों के अंदर खेले जा सकते हैं इंडोर स्पोर्ट्स, जैसे कैरम हो गया, जैसे टेबल टेनिस हो गया। कुछ आउटसाइड स्पोर्ट्स होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल एंड समथिंग, so they are called extramural sports. So main responsibility of the teacher is to make or develop a team which can take part in extramural competitions. यहाँ लिखा नहीं है, बट सामान्यतः बीपीएड वाले छोटे कक्षा में पढ़ाते हैं, तो बीपीएड जैसे बैचलर डिग्री है ऐसे मास्टर डिग्री भी है, जैसे हर कोर्स में होती है। आप बीकॉम कर लें, फिर एमकॉम आता है, मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड देन मास्टर ऑफ कॉमर्स, 2 years कोर्स। अगर आप साइंस वाले हैं तो बीएससी है पहले, तो बाद में एमएससी आता है। ऐसे ही अगर आप दोनों में से कोई भी फील्ड से हैं और आप पी के फील्ड में आगे बढ़े हैं, आपने बीपीएड किया है, तो फिर एमपीएड आता है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, राइट। तो ये डिग्री सामान्यतः 9 से 12 वाले टीचर्स में होती है। तो ये था कि व्हाट इफ़ यू वांट टू बिकम और इफ़ यू वांट टू गो टू अ फील्ड ऑफ टीचिंग इन केस ऑफ पी। बात तो हम सब पी की कर रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट ही पी का है, कि पी सब्जेक्ट में अलग अलग क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं कैरियर बनाने के। अगर आप पी की पढ़ाई करते हैं तो बीपीएड एमपीएड करते हैं, तो बीपीएड एमपीएड करने वाले बंदे के लिए हमने सबसे पहला ऑप्शन क्या पढ़ा कि आप क्या बन सकते हैं? टीचर बन सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात तो ये था पहला कैरियर ऑप्शन। अब आइए हम देखते हैं दूसरा कैरियर ऑप्शन कि आपने बीपीएड एमपीएड किया है, तो आप बीपीएड एमपीएड करने के बाद ऐसा कौन सा दूसरा कैरियर है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। यू कैन बिकम दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड यू कैन अर्न ऑल्सो। सो सेकेंड कैरियर नाउ इज कोचिंग कैरियर इन पी। क्या आप पी में आगे बढ़ते हैं तो आप किसी टीम के कोच भी बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप टीचर ही बने। हाँ, टीचर बनेंगे तो अपनी स्कूल की टीम के कोच बनेंगे। अगर आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल या लोकल या स्टेट लेवल पे कोच बनना है तो भी पी की पढ़ाई के बाद आप बन सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्पोर्ट्स बॉडीज़ एंड एस मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक सेंट्रल पूरी कमेटी है। जैसे क्रिकेट के लिए कैसे होता है बीसीसीआई,
वैसे समग्र स्पोर्ट्स, पूरे स्पोर्ट्स जो हैं वो क्रिकेट के साथ सारे, एक गवर्नमेंट की पूरी ये ऑर्गेनाइजेशन है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब इसके अंडर में आते हैं। ऑफर्स ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल इन द कोचिंग फील्ड। तो स्टेट गवर्नमेंट के कुछ स्पोर्ट्स की बॉडीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, और ये SAI है, ये सारे अलग अलग आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब आपको पहले यहाँ एनरोल होना पड़ता है, वहाँ जो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद आप कोच बन सकते हैं। स्पोर्ट्स क्लब, स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑफर वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेंड कोचेस एंड इंस्ट्रक्टर्स। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अलग अलग जो ट्रेंड कोच हैं। मैनी बिग कंपनीज ऑल्सो मेंटेन स्पोर्ट्स फैसिलिटी एंड रिक्वायर प्रोफेशनल स्टाफ। बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे अदानी है मान लीजिए, तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है, रिलायंस से अदानी है, वो अपने स्टाफ का हर तरीके से ध्यान रखती हैं, उनको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं। तो वो मेडिकल ऑफिसर भी रखते हैं, स्पोर्ट्स टीम का ऑफिसर भी रखते हैं, तो यहाँ पे करियर बन सकता है आपका। विथ जनरल अवेयरनेस अबाउट स्पोर्ट्स अराइजिंग, देयर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड फॉर प्रोफेशनल कोचेस टू कोच 5 to 18 years old चिल्ड्रन। क्योंकि स्पोर्ट्स की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है पूरे दुनिया में, इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है, इसीलिए प्रोफेशनल कोचेस की ज़रूरत भी बढ़ रही है, जो बहुत कम है हाल फिलहाल। तो ऐसे कोचेस जो 5 से लेकर 18 साल के बच्चों को ट्रेन कर पाएँ, ऐसे कोचेस की डिमांड बढ़ रही है। देयर आर न्यूमरस आफ्टर स्कूल स्पोर्ट्स कोचिंग एकेडमिक्स रन एट वेरियस स्कूल, स्टेडियम्स एंड प्ले ग्राउंड टू इम्पार्ट प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स इन स्पोर्ट्स ऑफ वंस चॉइस। ऐसी बहुत सारी एकेडमी हैं जो स्कूल टाइम के बाद दोपहर को या शाम को आप ज्वाइन कर सकते हैं आपकी चॉइस के हिसाब से, अलग अलग स्पोर्ट्स की, और वहाँ प्रोफेशनल तरीके से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। द वर्क ऑल्सो इंक्लूड्स मेंटेनेंस ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी ऑफ द स्कूल और द ऑर्गेनाइजेशन वेयर वन इज़ वर्किंग। अगर आप कोच हैं तो व्हाट कुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट ओनली टू टीच और ट्रेन, your responsibility is also to maintain all the facilities which are available in your school or company. That what are the equipments, what you need more, how to preserve them so that they don't get break down early. So this is also your responsibility as a coach. The coaches also take care of situations like the games are on, proper security precautions are taken, and players play in proper attire with safety gears. If you are coach, this is also a responsibility that you take care that whether the games that students or other people are playing properly or not, they are behaving properly or not, they are having proper safety instruments before playing or not. Like if a batsman is batting in cricket, he must be having helmet and pads and everything. So it is your responsibility to check it everything. The coaches are usually put under tremendous pressure of winning the tournaments. For this, they have to conduct proper practice session and motivate the players to perform at their best during practice and during matches. See, if you are a coach of any team and if you are working with a big companies like Reliance and Adani, then they will be continuously forcing you that if they have hired you, they have given you the job, leaving so many other coaches on one side, and they have given you a job, so obviously they expect a lot of things from you, that you will make their team win always. So the pressure will always be there. It is not like that only players have the pressure, coaches also do have the pressure. And for this pressure, what you need to do, you need to conduct proper training programs, you need to give proper training, you need to motivate the players so that they perform very good. A prospective coach must be having required diploma or certificate in concerned sports or game. If मान लीजिए आप किसी कंपनी ने आपको रखा है स्पेशल क्रिकेट के लिए, तो आप उस क्रिकेट वाली गेम में आपके पास कोई ना कोई कोर्स किया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस नेचुरली टैलेंटेड है। जैसे मान लीजिए टीचर स्कूल में रखता है कोई प्रिंसिपल, तो वो कितना भी टैलेंटेड हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ही और शी मस्ट बी हैविंग सम डिग्री ऑफ टीचिंग, देन एंड ओनली देन द प्रिंसिपल विल कीप देम. Talent is the second thing that is required after the job is given. But to get the job, main thing is you must have a degree. MS, Master of Sports, is a degree which deals the higher level of coaching. A coach should also be a good speaker and presenter. ये डिग्री होनी चाहिए मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स. और एक कोच जो है उसमें ये क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, that he must be a good speaker and presenter. Obviously,
अगर आप अच्छे वक्ता नहीं है, स्पीकर नहीं है, तो मोटिवेट कैसे करेंगे? मोटिवेट करने के लिए आपको बोलना तो पड़ेगा, समझाना पड़ेगा. सो यू मस्ट बी a good speaker and good presenter. That means you present the things very well. He must be able to deal with seminars and workshops and must be aware of latest rules and regulations and trend. कोच को सेमिनार करना आना चाहिए, वर्कशॉप बनाना या प्रेजेंट करना आना चाहिए, और सारे लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए, तो ही आप एक अच्छे कोच बन सकते हैं. तो ये था सेकंड कैरियर ऑप्शन, कोचिंग. नेक्स्ट इज हेल्थ रिलेटेड कैरियर्स. पहला टीचिंग, दूसरा कोचिंग, अब हेल्थ रिलेटेड कैरियर्स. Nowadays, the interest of youth towards health and fitness has rapidly increased on a large scale, thereby increasing the career growth in this field simultaneously. The various career options in health and related categories are as follows. कि हाल फिलहाल के दिनों में यंग एज के जो बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनमें फिज़िकल एजुकेशन, हेल्थ एंड फिटनेस की जो अवेयरनेस है, उनकी ज़रूरत जो है, जो नॉलेज जो है वो बढ़ी है. अब ऑब्वियसली उनकी नॉलेज बढ़ी है, ज़्यादा बच्चे जिम जाएंगे, ज़्यादा फिट रहने की कोशिश करेंगे, तो कोच भी ज़्यादा चाहिए उनको जो सिखा सकें, गाइड कर सकें. तो क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं इस फील्ड में. फ़िज़िकल फिटनेस इंस्ट्रक्टर. आप फिज़िकल फिटनेस के इंस्ट्रक्टर मतलब सूचना देने वाला, समझाने वाला बन सकते हैं. द फिज़िकल फिटनेस इंस्ट्रक्टर ऑल्सो जनरली नोन एज जिम इंस्ट्रक्टर. इस हिसाब से हम उसको दूसरे नाम से बुलाते हैं, जिम का इंस्ट्रक्टर. और एरोबिक्स कोच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द प्लेयर्स और इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन गेम्स, sports and fitness activities. The instructors are also prepare the training schedule and exercise plans for the people or player of physical anatomy. मतलब इनका क्या काम होता है? सुपरविज़न करना. जब ट्रेनिंग कर रहे होते खिलाड़ी तो उनका सुपरविज़न करना कि कौन प्रॉपर्ली कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. जो प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है उसको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, क्या एक्टिविटी कैसे करनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटी कब करनी चाहिए, पूरा प्लान बनाना कि इस समय पे ये खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे, इस समय पे ये करेंगे. कई बार साधन की भी लिमिटेशन हो सकती है. खिलाड़ी प्रैक्टिस करने वाले 20 हों लेकिन आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट 5 या 6 ही हों, तो बाकी बैठे तो नहीं रहेंगे. तो प्लान बनाना भी इंस्ट्रक्टर का काम है कि बाकी सब खिलाड़ी उस समय क्या करेंगे. तो ये पूरा एक्सरसाइज प्लान बनाना ये भी इनका रोल है. तो ये एक आप बन सकते हैं फिज़िकल फिटनेस इंस्ट्रक्टर. Next is dietitian. The role of a dietitian is to prepare diet schedule for athletes and sports persons. They have also become an essential part of the modern spa and beauty parlors nowadays. इनका क्या काम है? डाइट प्रोग्राम बनाना. हम जो बड़े बड़े खिलाड़ी देखते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारे जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, what we feel is they are very rich. They will be going to hotels every day. They can eat anything that they want. No, it is not like that. They cannot eat whatever they want. They only need to eat what their dietitian says or prescribes or make a chart of every day, every hour and every minute. That in the morning at this time you will eat this because this will give you this much amount of protein. In the afternoon you will take this much of lunch because this will give you carbohydrates and fibers and everything. So everything is planned. It's not like that they can eat anything and anywhere that they want. No. Dietitians advise them. Right? So this is nowadays very important. It is correct. पहले के ज़माने में नहीं होता था. पहले के ज़माने पे आप क्रिकेट या कोई स्पोर्ट्स देखें, सिर्फ खिलाड़ी या ज़्यादातर 1 या 2 कोच रहते थे बस. अब तो ये सारे लोग साथ में होते हैं. फिज़िकल फिटनेस इंस्ट्रक्टर होता है, डाइटिशियन होता है, ये सारे लोग साथ में जाते हैं टीम के साथ, जहाँ जहाँ टीम जाती है. तो ये सेकेंड वन था. थर्ड इज स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजिशियन. Injuries are a part of sports and fitness activities. The availability of physician and sports medicines create a huge impact over fitness, health and recovery of injured sports persons. The sports medicine physician should possess intense knowledge about human body, tissues, ligaments, tendons, muscles, medicinal effects, etc. देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है कि आप स्पोर्ट्स मेडिसिन के फिजिशियन बन सकते हैं, डॉक्टर जिसको आप कह सकते हैं. इंजरीज़ जो है वो स्पोर्ट्स में होती रहती हैं. हर आए दिन किसी न किसी को छोटी बड़ी इंजरीज़ होती रहती हैं अलग अलग जगह पे, चाहे टिश्यूज़ की हो, चाहे लिगामेंट्स की हो, चाहे मसल्स की हो, इंजरी होती रहती हैं.
तो अगर आप इस फील्ड में जाते हैं, मेडिसिन फील्ड में, तो आपका काम क्या रहेगा? एक तो पहले इंजरीज़ कम से कम हो, ये ध्यान देना, और इंजरीज़ हों अगर, तो उनको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उनको ठीक करना है वापस से, ताकि जल्द से जल्द खिलाड़ी जो हैं वो रिकवर हो जाएं। ये आपका मेन पर्पस है ना? सो आपको सारी चीज़ों के, ह्यूमन बॉडी के बारे में पूरा पता होना चाहिए। कौन सी इंजरी हो तो क्या दवाई लेनी है, क्या प्रिकॉशंस करने हैं, क्या एक्सरसाइज करनी है। यू मस्ट बी हैविंग ईच एंड एवरी नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी लाइक अ डॉक्टर हैज़, देन ओनली यू कैन गो इन दिस फील्ड। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑप्शन। सो ये 3 अलग अलग यहाँ दिए हैं, वैसे भी और बहुत सारे हो सकते हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे तो, बट यहाँ हाल फिलहाल के लिए लिमिटेड 3 दिए हैं कि आप पीई के क्षेत्र में हेल्थ वाले डिपार्टमेंट में जाना चाहें तो आप क्या क्या बन सकते हैं। पहला क्या था, पीई के क्षेत्र में अगर आप टीचर बनना चाहें तो क्या क्या। दूसरा था, आप कोच बनना चाहें तो क्या करना चाहिए। तीसरा, अगर आप हेल्थ रिलेटेड कैरियर बनाना चाहते हैं इसी क्षेत्र पीई में ही, सारी बातें पीई की हैं, तो क्या कर सकते हैं। अब अगला जो आएगा वो होगा परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर अगर आप बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए आपको। नेक्स्ट जो, जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर, कि आप खुद परफॉर्म करना चाहते हैं तो क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। फिर आएगा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ऑफिशियल काम अगर आप करना चाहें तो क्या। और फिर आएगा कम्युनिकेशन मीडिया, मतलब आप जर्नलिस्ट बनना चाहें या, तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस फील्ड के अंदर। तो 3 आए, 3 और बाकी हैं कि क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। वैसे तो हमने ऊपर 36 अलग अलग जॉब के नाम पढ़े थे, 36 प्रोफाइल पढ़े थे। उन 36 में से कुछ ही यहाँ दिए गए हैं, 6 जैसे दिए गए, तो 3 अब तक हमने पूरे किए। अब इससे पहले कि बाकी 3 शुरू करें, यहाँ एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। एक और बात ये, जो बार बार मैं आपको शायद याद करवाऊँगा, एवरी सिंगल टाइम आई विल रिमाइंड यू दैट डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस सब्जेक्ट इज़ a very important subjects for both commerce and science students। हाँ, आपके क्षेत्र के जो आपके सब्जेक्ट हैं कॉमर्स वाले हैं तो अकाउंटेंसी है, जो शायद आपको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा हर जॉब में काम आएगा। बिज़नेस स्टडीज़ है, जो आप बिज़नेस का कैसा पूरा एनवायरनमेंट है उसके बारे में आपको हर जगह काम आएगा। अगर आप साइंस वाले हैं तो आपको शायद केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा जॉब्स दिलवाएगा। तो आपके सारे जो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, जो कहने को मेन सब्जेक्ट्स हैं, जिनको हम मेन सब्जेक्ट्स कहते हैं, ये जितने काम आएंगे, इक्वली इम्पॉर्टेंट, और रादर आई शुड से मोर इम्पॉर्टेंट इज दिस वन। इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई एम टीचिंग इट, आई एम सेइंग मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज देर आर रीजन्स फॉर इट। रीजन नंबर 1 इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस सब्जेक्ट कम्स इन बोथ कॉमर्स एंड साइंस, सो ऑब्वियसली इट इज इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इट्स कमिंग इन बोथ। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कॉमर्स में आ रहा है, कॉमर्स वाले बच्चों को ही पीई पढ़ना चाहिए। पीई इज़ अ जनरल सब्जेक्ट विच एवरी ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्ड, लेट इट बी फ्रॉम कॉमर्स फील्ड और साइंस फील्ड और आर्ट्स फील्ड्स। एनी पर्सन, एनी ह्यूमन बीइंग मस्ट बी लर्निंग दिस सब्जेक्ट। That is why it comes everywhere, right from the first class to the last class. That is how important it is. And that is why you must understand the importance of this subject. Right? So every time I'll teach you any subject, any topic, I'll teach you or I'll tell you this thing, that do not take this subject as a light subject, or do not think that it is only a theory. It is much more than theory. My role is not just to teach you these chapters. This chapter you also can read and learn, although you require a teacher, but it is not that difficult. But my role is to motivate you people for doing these all things practically on the field. आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अब देखिए आजकल के ज़माने में ही कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है योगासन की। जिनको कोविड-19 कोरोना वायरस होता है, उनको एक तो थोड़ी बहुत देसी दवाइयाँ या उपाय करवाते हैं और योगासन करवाते हैं खास। तो कितना इम्पोर्टेंट है, ये क्यों करना पड़ रहा है। आप पहले से अगर करते तो ज़रूरत ना आती। इसीलिए इफ़ यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, यू मस्ट बी हैविंग द नॉलेज, और उतनी अक्ल होनी चाहिए आपके अंदर कि आपको पता हो क्या ज़रूरी है और क्या नहीं।
इसीलिए सिर्फ इसको थियरी में ना पढ़ के रियल लाइफ में भी अप्लाई करने की ज़रूरत है, एंड दिस आई विल रिमाइंड यू एवरी टाइम. ओके, नाउ before we go to the next 3 career options, we will stop this video lecture because time is almost over, or it's more than over. So we'll stop this video lecture. Next 3 topics will continue in the next video lecture that we'll take. But before we wind up, let's take the homework for today. I'm sure आपको पता होगा होमवर्क क्या होगा. ऑब्वियसली आज का पी के सब्जेक्ट में ऐसे ही है जो आज हमने पढ़ा है, बट नेचुरली वही होमवर्क है. मैंने कहा था हाल फिलहाल एक ही बुक बनाइएगा. तो आज का आपका होमवर्क 3 छोटे क्वेश्चन है. एक तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टीचिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन. दूसरा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोचिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन. एंड तीसरा, डिस्कस अबाउट हेल्थ रिलेटेड कैरियर्स इन फिजिकल एजुकेशन. मीन्स जो 3 चीज़ें आज हमने पढ़ी उन्हीं को आपको अच्छे से नोटबुक के अंदर नोट करके लिख देना है, बिना कुछ अंदर से स्टेटमेंट स्किप किए. जितना सारा दिया है सब लिख देना है. ओके, सो लेट्स वाइंड अप टुडेस सेशन. नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद सम मोर टॉपिक. टिल द टाइम, थैंक यू सो मच. हैव अ वेरी गुड डे, एंड यस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू.